हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके स्टडी स्पीड जीके। जैसा कि दोस्तों हम 1000 जीएस की क्वेश्चन का सीरीज जो मैं चला रहा हूं, इसका ये सेट नंबर 3 है। इसमें हमने 30 क्वेश्चन इंक्लूड किया है। 30 में आपका कितना नंबर गेन हो पाता है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो जो ल्यूमेन होता है ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और दिया है, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है कैंडेला। क्या होता है दोस्तों? कैंडेला होता है। चलिए अगले दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उसमें उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा, यानी इसमें पूछा है त्वरण क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं न्यूटन के दूसरे नियम से F बराबर m इंटू ए होता है। यहाँ पे दिया है, बल का मान दे दिया है, F जहाँ बल है और ये m द्रव्यमान, ये त्वरण है। तो क्या है, यहाँ पे 5 न्यूटन का बल दिया है, 5 यहाँ पे लिखेंगे बल की जगह पे। m जो द्रव्यमान है यहाँ कितना दिया है, 2 किलोग्राम दिया है। एक्सीलरेशन पूछा है यानी त्वरण पूछा है, ये हो जाएगा। इसको हम 2 से काट देंगे तो कितना बार में कटेगा, 2.5 बार में कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो ये होता है त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड है और यहाँ पे देख लीजिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना है? यानी दिया है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार दिया है 29.4 न्यूटन, द्रव्यमान उससे पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं W बराबर m इंटू जी होता है। W क्या है, भार है। कितना दिया हुआ है, 29.4 दिया हुआ है, 29.4 दिया है। और यहाँ पे द्रव्यमान हमें पूछ रहा है तो द्रव्यमान यम हो जाएगा। हम लोग जानते हैं जी का मान जो होता है 9.8 होता है, और 9.8 से इसको 29.4 को हम लोग काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी यम का मान जो आ जाएगा 3 किलोग्राम आ जाएगा। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3 किलोग्राम। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम को ऊर्जा संरक्षण के नियम को परिभाषित करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ऊर्जा उष्मा दिया हुआ है, यहाँ ऊर्जा होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ ऊर्जा संरक्षण का नियम होगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम पे को पुष्टि करता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति होगी, यानी किसी माध्यम के टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए तो उसकी प्रकाश की जो गति होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बढ़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो जो मानव की जो आँख है उसके रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा वो प्रतिबिंब बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। क्या? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड हो जाएगा। अच्छा, वास्तविक का उल्टा के साथ संबंध होता है और आभासी का सीधा के साथ संबंध होता है। तो यहाँ पे जो पूछा था, आँख आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा बनेगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर प्लस 2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी, यानी यहाँ से पूछा है फोकस दूरी। यहाँ पर लेंस का पावर दे दिया है 2 डायोप्टर। हम लोग फार्मूला जानते हैं, एफ बराबर 1/p होता है। एफ क्या है, फोकस दूरी है, और पी जो है ये पी, ये है पावर होता है, लेंस का पावर होता है पी। तो यहाँ से पावर दिया है 1/2 हो जाएगा, पावर का मान 2 दिया है तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे एफ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लस 2 डायोप्टर है। जब ये डायोप्टर प्लस डायोप्टर में होता है तो जो फोकस दूरी होगा वो मीटर में आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे मीटर में कहीं ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, ये सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ कर क्या कर लेंगे, चेंज कर देंगे। हम लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर की जगह पे हम लोग 100 से गुणा कर देंगे यहाँ।
1 मीटर की जगह पे 100 लिख लेंगे, यानी 2 से काट देंगे तो 50 आ जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा, आवृत्ति द्वारा। तो हम लोग तरंगदैर्घ्य द्वारा इसकी प्रकाश की जो रंग है उसको तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो जो परमाणु का बम है वो नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। अच्छा, नाभिकीय विखंडन जो है ये, अच्छा, परमाणु बम जो है ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पे काम करता है। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और पूछता है कि हाइड्रोजन जो बम है, ये हाइड्रोजन बम वो किस पे आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन पे हाइड्रोजन बम आधारित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान, जो परमाणु क्रमांक है वो समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, वो कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। अच्छा, समस्थानिक को आइसोटोप्स भी कहते हैं, अंग्रेजी में आइसोटोप्स भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे या तो ये दे देता परमाणु क्रमांक समान या तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न, या ये कह देता कि प्रोटॉनों की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, तभी ये इसका ऑप्शन यही हो जाएगा, समस्थानिक या आइसोटोप्स हो जाएगा। लेकिन इसी के जस्ट विपरीत पूछ लेता कि परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, तो आइसोबार्स हो जाता है, यानी समभारिक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाता। क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर ए। जब परमाणु द्रव्यमान समान और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो तो आइसोबार्स हो जाएगा, यानी समभारिक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किसने भारी पानी की खोज किया था? यानी भारी पानी यानी भारी जल की खोज किया था। तो वो कौन सा वैज्ञानिक है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H.C. यूरी ने भारी जल की खोज किया था। अच्छा, भारी जल को D2O से प्रदर्शित करते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो स्ट्रेंजर गैस कौन से को कहते हैं? आर्गन, नियान, जेनॉन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो हम लोग जेनॉन को जो है स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, इसको XE से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो परमाणु क्रमांक है, इसका परमाणु क्रमांक 54 होता है। अच्छा, ये अक्रिय गैस का तत्व है। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देख लें कि जो आर्गन है, आर्गन को AR से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 18 होता है, और नियान को यानी E से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिरके का रासायनिक नाम है। तो जो सिरका है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम एसिटिक एसिड होता है या एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। अच्छा, एसिटिक अम्ल में सिरका और अचार दोनों में ही एसिटिक एसिड होता है, सिरका और अचार में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और दिया है, सिट्रिक एसिड। ये जो सिट्रिक एसिड है यानी सिट्रिक अम्ल, नींबू और संतरा में जो होता है ये सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और दिया है, मैलिक एसिड या मैलिक अम्ल। तो जो सेब है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, यानी मैलिक एसिड पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पेट्रोलियम एक है। तो पेट्रोलियम क्या है दोस्तों? पेट्रोलियम जो है वो हाइड्रोकार्बन्स का उदाहरण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पेट्रोलियम एक मिश्रण है किसका? हाइड्रोकार्बन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, इंडियन गैस एक मिश्रण है। तो इंडियन गैस एक मिश्रण है, इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं किसका ये मिश्रण है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। अच्छा, जो जो इंडियन गैस है उसमें होता है ब्यूटेन और प्रोपेन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। इसको याद कैसे रखें? ब्यूटेन और प्रोपेन, इसका बी से ब्यूटेन और पी से प्रोपेन, इसको बीपी से हम लोग याद रख सकते हैं। कैसे? बीपी से, ब्यूटेन और प्रोपेन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्याज के काटने और छिलने पर किसके कारण आंखों में पानी आ जाता है? यहाँ छिलने नहीं होगा, छिलने होगा। प्याज के काटने और छिलने पर किसके कारण आंखों में पानी आ जाता है?
तो कौन सा उदाहरण है दोस्तों? कोशिकाओं में सल्फर उसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिकाओं में सल्फर। सल्फर की वजह से ही प्याज काटने से या छीलने से आंखों में पानी आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, शीशा है एक, शीशा क्या है? तो शीशा एक अशीतित द्रव है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होएगा, अति शीतित द्रव। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किसके निर्माण में फिनाइल का उपयोग किया जाता है? निम्न में किसके निर्माण में फिनाइल नहीं फिनॉल का उपयोग किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेकेलाइट। फिनॉल होगा यहाँ, फिनॉल। तो बेकेलाइट में फिनाल का यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग लिखते हैं HCl से, इसका एक अन्य नाम भी है, उसको क्या कहते हैं? म्यूरिएटिक अम्ल कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, म्यूरिएटिक अम्ल। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, दूध क्या है? दूध क्या है? दूध क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होगा, पायस है। अच्छा, पायस को हम लोग इमल्सन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमल्सन, EMULSION, इमल्सन कहते हैं इसको। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऐसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? ऐसे पौधे जो हैं जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है हेलोफाइट्स, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हेलोफाइट्स। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कॉड निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? जो कॉड है ये किसकी किस्म है ये बताना है। बकरी की है, मछली की है, फसल की है या परवाल की है? तो कॉड जो है ये मछली का एक किस्म है, कॉड। चलिए मछली की और किस्म हैं उनको भी हम लोग जान लेते हैं। तो मछलियों के जो अलग अलग किस्म हैं वो हैं, एक फ्लाइंग फिश होती है, फ्लाइंग फ्लाइंग फिश होता है। दूसरा होता है कॉड, कॉड तो बता दिया, कॉड। टारपीडो, टारपीडो। रोहू, रोहू तो आप लोग जानते होंगे, रोहू। कतला, रोहू, कतला। ये सब जो हैं ये मछली के एग्जाम्पल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, सब्जी के लिए काम आने वाली पौधों के अध्ययन को कहते हैं। तो जो सब्जी के लिए काम आने वाले जो पौधे हैं उनको क्या कहा जाता है? तो 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ओलेरी कल्चर कहते हैं। जो सब्जी के काम आने वाले पौधे हैं उसके अध्ययन को ओलेरी कल्चर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे दिया है फ्लोरी कल्चर। फ्लोरी कल्चर किसे कहते हैं? फूलों के उत्पादन का अध्ययन जो होता है उसको फ्लोरी कल्चर कहते हैं। और पोमोलॉजी क्या होता है? फलों के अध्ययन को, ये फलों के अध्ययन को, फलों का जो अध्ययन होता है उसको पोमोलॉजी कहते हैं। और जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर ये बागवानी बागवानी के अध्ययन को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। और फ्लोरिकल्चर हमने बताया, क्या बताया? फूलों के उत्पादन के अध्ययन को, फूलों के उत्पादन उत्पादन के अध्ययन को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो जो इंसुलिन है उसमें कौन सा धातु होता है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जस्ता होता है इसमें। इस जस्ता को Zn से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 30 होता है। अच्छा चलिए यहाँ पे और देख लेते हैं। जो कॉपर है, कॉपर को हम लोग Cu से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। और जो टीन है, टीन का परमाणु क्रमांक 50 होता है और इसको Sn से प्रदर्शित करते हैं। इसका टीन का परमाणु क्रमांक 50 और Sn से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृद्धि दर नापने में ऑक्सेनोमीटर का यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो निम्न में विशालतम स्तनधारी पूछा है। निम्न में विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो वो है व्हेल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, व्हेल।
चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव रुधिर का पीएच है। तो मानव रुधिर का जो पीएच है वो 7.4 होता है। अच्छा, पीएच को हम लोग लिखते हैं स्मॉल पी और एच, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। लेकिन यहीं पे पूछ लेता मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी छोटी की जब बात कर लेता तो हो जाता पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, या ऑप्शन नंबर डी हो जाता जब छोटी पूछता तब। लेकिन अगर यही चीज पूछ लेता मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ लेता, यहाँ पे अंतःस्रावी नहीं लगाता, पूछता मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाता, तो यकृत हो जाता। वो क्या हो जाता, यकृत यानी लीवर हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। मेनिंजाइटिस रोग, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है। तो मेनिंजाइटिस रोग जो है वो किसको प्रभावित प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर डी होगा, मस्तिष्क को प्रभावित कर देता है मेनिंजाइटिस रोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 यानी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। ये जो कैडमियम है ये किससे संबंधित है, मिनेमाता रोग से, ब्लैक फुट रोग से, डिसलेक्सिया से या इटाई इटाई से। तो जो कैडमियम प्रदूषण जो ये संबंधित है ये इटाई इटाई से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इटाई इटाई। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।